Hey everyone, welcome to Mental Meter by Kalpana Singh. And this is part 2, 11th class NCERT chapter 4. और इसमें आज हम बात करेंगे कल्चर, उसका जो भी डेफिनेशन है या उसकी प्रॉपर क्या उसका डेफिनेशन है बाय डिफरेंट काइंड ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, और उसके अलावा जो भी अदर टॉपिक्स होंगे। तो आज हम कोशिश करते हैं कि अगर ये खत्म हो जाता है चैप्टर, अदरवाइज मैं एक काम करूंगी, मैं चैप्टर जो इसका पार्ट 3 होगा वो अलग से बना दूंगी, जो कि कम टाइम के लिए आप इसको इजीली कवर कर सकते हो। So often the term culture is used to refer to the acquiring of refined taste in classical music, dance forms और painting। क्योंकि कल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी वेशभूषा कैसी है या फिर आपका आउटलुक कैसा है, योर ड्रेसिंग सेंस और योर फूडिंग हैबिट्स, बट इट शोज इन और इट रिफ्लेक्ट इन द क्लासिकल म्यूजिक। चाहे आप ले लो कर्नाटक म्यूजिक देखा हो आपने, या फिर साउथ इंडियन, या फिर संगम कल्चर या संगम काल का भी देखा हो। उसके अलावा इंडिया में जितने भी डिफरेंट टाइप की वर्ल्ड में है, तो कल्चर का, क्योंकि सोशियोलॉजी एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, इट इज नॉट रिलेटेड टू इंडिया ओनली, बट आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ कि हम इंडिया में रहते हैं, तो हम जो कनेक्टिविटी और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसलिए ज्यादा हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैं जनरली इंडिया के एग्जांपल दे देती हूँ, बट अदरवाइज once you will be like, because this is paper related to like words overall, कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही कनेक्टेड है ये, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक है। पहले आपको टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा, तो एग्जांपल आप इंडिया और आउट ऑफ आई मीन ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी ले सकते हो। सो क्लासिकल म्यूजिक इज ऑल्सो शोइंग द कल्चर। डांस फॉर्म्स हैं जैसे कि फोक डांस हो गए, अलग अलग स्टेट्स के हैं, इंडिया के हैं या अलग कंट्रीज में जो होते हैं। उसके अलावा पेंटिंग्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग्स हो गई, तो वो उसके कल्चर को शो करती हैं। दिस रिफाइंड टेस्ट वाज थ्रू टू डिस्टिंग्विश पीपल फ्रॉम अनकल्चर्ड masses, even concerning something we would। So यहाँ पे बात करी गई है कि how you will be distinguish, or this refined taste was through to distinguish people from uncultured masses, even concerning something we would today see as individual, like the preferences for coffee or tea। क्योंकि किसी का प्रेफरेंस कॉफी हो सकता है, किसी का टी हो सकता है, या फिर किसी के भी टेस्ट जो है डिफरेंट है, तो आप किसी को अनकल्चर्ड और किसी को कल्चर्ड नहीं कह सकते। इट इज डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल टेस्ट, कि किसी को साड़ी पसंद हो सकती है, किसी को नहीं होती, बट यू कैन से दैट दीज आर अनकल्चर्ड और कल्चर्ड, बिकॉज अगर हम इंडियन ट्रेडिशन की बात करें, साड़ी इज द आई मीन नेशनल वियरिंग कह सकते हो, कि हर रिलीजन में पहनी जाती है, बट आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कुछ कल्चर्ड है या कुछ अनकल्चर्ड है। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। तो यहीं पे डिस्क्राइब किया गया इसमें। बाय कॉन्ट्रास्ट द सोशियोलॉजिस्ट लुक्स एट culture not as something that distinguishes individuals, but as a way of life in which all members of society participate। Even social organizations develops a culture of its own। क्योंकि अब एक चीज देखो आपने, ये जो चीजें बताई जा रही है, सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि किसी भी सोसाइटी में जो भी अलग अलग टाइप से टेस्ट लेके आते हैं लोग, अलग अलग कल्चर लेके आते हैं। सो दिस इज लाइक एवरी पर्सन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन दिस कल्चर थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, सो उसका एक अलग कल्चर फॉर्म करते हैं, वो ये डेवलप करते हैं। वन अर्ली एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ कल्चर comes from the British school Edward Taylor। Culture as civilization taken is wide anthropological sense, as is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, customs and any other capabilities। क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है कि कल्चर जो है, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड टेलर, कल्चर इज सिविलाइजेशन टेकन इन इट्स वाइड एंथ्रोपोलॉजिकल सेंसेस। एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब मैन मेड सेंसेस हैं, जिसमें कि बिलीफ हो सकता है, किसी का नॉलेज हो सकता है, मोरल हो सकता है, लॉ, कस्टम्स, अदर कैपेबिलिटीज है उसकी, वो हो सकता है। उसके अलावा हैबिट्स हो सकती है, एक्वायरिंग द मैन एंड मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो ये 1971 में टेलर ने ये बात बोली थी। सो विच इज लाइक, हम इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, तो ताकि आप ये जो है मेंशन कर सको कल्चर की डेफिनेशन के लिए। तो इस टाइप के आपको वैसे नोट्स नहीं बनाने, बट जहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह हैं कल्चर को लेके, जैसे ये डेफिनेशन आप कोट कर सकते हो, एनसीईआरटी ही डायरेक्ट है, तो ये चीजें
important हो जाएंगे. On the other side, you can see in this picture discuss how the visual captures a way of life. क्योंकि a female is having food by fork and spoon, but on the other side that guy is having the food by hand. So it depends on the individual how you are professing your culture. 2 generations later, the founder of the functional school or of anthropology, Bronislaw Malinowski, B. Malinowski बोला जाता है, तो हम जनरली Malinowski ही बोलते हैं. So Malinowski of Poland wrote, culture comprises inherited artifacts, goods, technical process, ideas, habits and value. क्योंकि इसमें सिंपल सा बोला गया है, जैसे कि एडवर्ड ने बोला था कि जो कल्चर है वो बहुत सारी चीजों से मिलके बना हो सकता है, चाहे किसी का बिलीव हो, नॉलेज हो, मोरल हो, लॉ, कस्टम्स, कैपेबिलिटीज हो उसकी, या उसकी खुद की चॉइसेस हो. बट यहाँ पे मैलिनोस्की बोलते हैं इट डिपेंड्स ऑन 2 जनरेशंस लेटर द फाउंडर ऑफ, क्योंकि इसी से मतलब 1884 में मैलिनोस्की, 42 तक मैलिनोस्की थे, उससे पहले 1871 में. तो 1871 में जो है ये एडवर्ड ने डेफिनेशन दी थी. तो उसके ही 2 आप कह सकते हो कि 2 जनरेशन लेटर द फाउंडर ऑफ द फंक्शनल स्कूल या फंक्शनल सोशियोलॉजिस्ट भी बोला जाता है मैलिनोस्की को. एंड दैट इज व्हाई 1931 टू ये 46 का जो टेन्योर था, बिकॉज जो मैलिनोस्की का जो वर्क है आप उसको बोल सकते हो कि उन्होंने फंक्शनल चीजों पे या पॉजिटिविज्म में या जो भी फैक्ट्स होते हैं सोसाइटी में उस पे बात की है. सो कल्चर comprises inherited artifacts, या जो भी मतलब आप अपनी लास्ट जनरेशन से ले रहे हो वो आ रहे हैं, उसके बाद टेक्निकल प्रोसेसेस, आइडियाज, हैबिट्स एंड वैल्यूज है, कल्चर वो कहलाता है. क्लिफोर्ड Gates suggested that we look at human actions in the same way as we look at words in a book. क्योंकि हम, जैसे आपने देखा होगा कि हम ना किसी के कल्चर को ऐसे देखते हैं जैसे कि बुक में, किसी भी बुक में ना लेटर्स, वर्ड्स लिखे होते हैं, लेटर लिखे होते हैं, उसी तरीके से कन्वेइंग अ मैसेज, एक मैसेज कन्वे करता है. कल्चर भी वैसे ही मैसेज कन्वे करता है, जैसे अब इस डेफिनेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. ऑन द अदर साइड, इफ यू आर सीइंग अ फीमेल पुटिंग ऑन बुरखा, सो आपको समझ आएगा कि शी इज फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, बिकॉज उसके अलावा बुरखा जनरली फीमेल्स अदर रिलीजन की नहीं पहनती, तो ये अपने आप को एक मैसेज कन्वे कर रहा है. ऑन द अदर साइड, इफ यू हैव सीन अ गर्ल और फीमेल पुटिंग लाइक वेरी गॉडी, बहुत ही वाइब्रेंट कलर का पंजाबी सूट पहना हो, तो आपको लगेगा कि शी इज फ्रॉम द पंजाबी कम्युनिटी. ऑन द अदर साइड, व्हेन यू विल सी नन्स जो कि अपना जो भी हेड पूरा ढकती है और उसके अलावा एक डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेस पहनती है, तो उसको देख के आप समझ जाते हो कि शी इज द नन फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी, या फिर वो प्रोफेस करती है. सो मैन इज एन एनिमल सस्पेंडेड इन webs of significance he himself has spun. It takes culture to be those verbs. The search is not for a casual explanation, but for an interpretive one. Because एक कैजुअल एक्सप्लेनेशन की बजाय एक इंटरप्रेट करना, या किसी को मतलब इंटरप्रेट का मतलब होता है अपने ही विचारों में उसको कन्वर्ट करना. सो इंटरप्रेट करते हो आप किसी चीज को. सो दैट इज इन सर्च फॉर मीनिंग. तो ये गिड्स बोलते हैं कि एक मीनिंग के सर्च में, कि सिग्निफिकेंस, किसी पर्टिकुलर बंदे का सिग्निफिकेंस हो या वो क्या सोच रहा है उसको खुद से इंटरप्रेट करते हो आप अपनी लैंग्वेज में, या फिर आपने जो भी सुपरस्टिशन चला हो या फिर आपकी फैमिली में हो, तो वो चीजों से आप उसको इंटरप्रेट करते हो अपने अकॉर्डिंग. लाइकवाइज, Leslie White had placed a comparable emphasis on culture as a means of adding meaning to object and reality. So ये बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है किसी चीज को मीनिंग प्रोवाइड करना. एंड फॉर एग्जाम्पल, पीपल रिगार्डिंग वाटर फॉर अ पर्टिकुलर सोर्स एज होली. डू यू नोटिस एनीथिंग इन मैलिनोस्की डेफिनेशन दैट इज मिसिंग इन टेलर? सो टेलर की डेफिनेशन अलग है और यहाँ पे जो है मैलिनोस्की ने एक अलग डेफिनेशन दी है. जबकि टेलर में क्या था, यहाँ पे जो एडवर्ड टेलर बोल रहे हैं कि कल्चर सिविलाइजेशन टेकन इट्स वाइड एंथ्रोपोजेनिक सेंस, यानी कि मैन मेड जो सेंसेस हैं उसको लेके चलता है, चाहे वो इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, हो सकती है किसी का बिलीव हो, आर्ट हो, मोरल, लॉ, कस्टम्स, तो ये सब फैमिली के थ्रू आते हैं. ऑन द अदर साइड, मैलिनोस्की इज सेइंग कि कल्चर कंप्राइजेस इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स. यहाँ पे
इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेस है, जो भी टेक्निकल प्रोसेस आप, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल के अलावा या तो आप कह सकते हो कि एक थोड़ी सी साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करेंगे, किसी की हैबिट हो क्या, वैल्यू, आइडियाज कैसे हैं, उसके टेक्निकल प्रोसेस क्या था, उसके बाद कोई बंदा इंटरप्रेट कर रहा है किसी चीज को। तो ये मेन जो है डिफरेंस था, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन भी आएगा। अगर हम पूरे तरीके से बात करेंगे तो देयर विल बी अ कंपैरिजन अपार्ट फ्रॉम his mention of art, all the things listed by Taylor are non-material, क्योंकि वो नॉन मटेरियल है। यहाँ पे मटेरियलिज्म ज्यादा आया है मैलिनोस्की में, तो उसमें दिस इज नॉट बिकॉज टेलर हिमसेल्फ नेवर लुक्ड एट मटेरियल कल्चर, ही वाज इन फैक्ट अ म्यूजियम curator, and most of his anthropological writings were based on the examination of artifacts and tools from societies across the world which he had never visited. We can now see his definition of culture as an attempt to take into account its intangible and abstract dimensions so as to acquire a comprehensive understanding of the society he was studying. अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है यहाँ पे बोला गया है कि टेलर ने जितनी भी चीजों पे अपनी डेफिनेशन दी, चाहे कल्चर को लेके जो भी चीजें वो बता रहे थे, उन्होंने वहां पे जाके विजिट नहीं किया, बट ऑन द अदर साइड ही वाज जस्ट एग्जामिनिंग जो भी चीजें आसपास प्रेजेंट थी, और वहां पे ना जाने की वजह, बिकॉज यहाँ पे लिखा विच ही हैज नेवर विजिटेड। तो जो भी ऑब्जेक्टिव चीजें होंगी, आपने सपोज करो आपके पास पेन है एक, ठीक है, तो आपके पास वो पेन नहीं था, बट किसी ने देखा, तो आपने कहीं से ऐसी इमेज देखी कि इस टाइप का पेन होगा, तो हमने वो ब्लू कलर का होगा, अब वो ब्लू नहीं हुआ, इन रियलिटी वो रेड हुआ, बट ऑन द अदर साइड उसका कवर ब्लू है। तो आपको ये चीजें ना, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो आप ठीक से मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो वही चीज बोली है कि टेलर ने वो चीजें खुद से एक्सपीरियंस नहीं की, जबकि ही वॉज ए फैक्ट ऑफ म्यूजियम क्यूरेटर, यानी कि म्यूजियम को मतलब जो वो करने वाला, अरेंज करने वाला, एंड मोस्ट ऑफ हिज एंथ्रोपोलॉजिकल राइटिंग्स वर बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड टूल्स, जो भी टूल्स वगैरह देख के ही एक्सप्लेनेशन की और अपनी जो भी डेफिनेशन दी उसी के हिसाब से दी, जो भी एब्स्ट्रैक्ट डायमेंशंस वगैरह दिए। ऑन द अदर साइड यहाँ पे मैलिनोस्की ने बात करी है। मैलिनोस्की हैपन टू बी द स्टैंडर्ड ऑन एन आइलैंड विद द वेस्टर्न पैसिफिक ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घूमे, उसके बाद एंड डिस्कवर thereby the value of remaining in an extended period। तो उस टाइम पे जो भी एक्सटेंडेड पीरियड था विद द सोसाइटी वन वाज स्टैंडिंग, दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिशन ऑफ फील्ड वर्क, क्योंकि उन्होंने फील्ड वर्क किया, तो जो चीजें एक्चुअली सोसाइटी में हो रही थी उसके हिसाब से मैलिनोस्की ने अपनी डेफिनेशन दी, एंड दैट्स हाउ ही हैज मेंशन्ड दैट। एंड दिस मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ कल्चर इन द एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी लेड Alfred Kraber and Clyde Clarkhon, an anthropologist from the United States, to publish a comprehensive survey entitled Culture, a critical review of concept and definition in 1952। तो ये एक यूएस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी, एंड ही हैज मेंशन दैट। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक डिफरेंस दिया गया है कि टेलर ने जितनी भी चीजें देखी है, उनके आसपास जो चीजें रखी हुई थी उनके बारे में एक्सप्लेन किया, उनका एक्चुअली रियल जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने नहीं किया। बट मैलिनोस्की ने यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि वर्ल्ड वॉर में भी देखा उन्होंने पैसिफिक ओशन के आसपास जब वो थे, उसके बाद जो भी डिस्कवरीज थी उसके हिसाब से जो भी फील्ड वर्क किया, उसके बाद मैलिनोस्की ने अपनी डेफिनेशन दी। ऑन द अदर साइड यहाँ पे जो भी क्रोबर और स्लाइड ने जो भी अपनी डेफिनेशंस दी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन इन 1952। तो ये बुक थी उनके, उसमें दिया हुआ है सैंपल ऑफ द वेरियस डेफिनेशंस इन प्रेजेंटेड बिलो, ट्राई कंपेयरिंग दीज डेफिनेशंस टू सी विच ऑफ दीज of which combination of these you find most satisfactory। तो ये कुछ एक्टिविटीज है, उसके हिसाब से इन्होंने बोला है कि आप ये डेफिनेशंस को कंपेयर करो, उसके बाद आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उसके हिसाब से आप इसमें अपने रिव्यूज दे सकते हो। What which occur way learn and behavior। However, if you then look at how each is used, you may be struck by the shift in emphasis। The first phase refers to the to mental ways, but the second of the total way of life। Definition DEF यहाँ पे जो दी गई है, मैं आपको एक बार इस टेबल को देख लेता हूँ। A way of thinking, feeling, believing, the total way of life of a people,
and abstract from the behavior, learned behavior, the storehouse of the pooled learning, the social legacy the individual acquire from this group, a set of standardized orientation to recurrent problems, a mechanism for the narrow normative regulation of behavior. तो अलग अलग है, इसी में ही ये चीज बताई गई है. The first phase refers to the mental way, but the second of the total way of life. Definition जैसे D, E and F lays stress on the culture as what is shared and passed on among the group and down the generation. यानी कि एक जनरेशन से जो भी, और ग्रुप से, पर्टिकुलर ग्रुप से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी कल्चर या आपके जो भी थॉट प्रोसेस है वो ट्रैवल करते हैं, तो ये उस पे बेस्ड है जो डी ई एंड एफ है. ऑन द अदर साइड द लास्ट टू फेज आर द फर्स्ट टू रेफर द कल्चर एज अ मीन्स ऑफ डायरेक्टिंग बिहेवियर. तो ये जो लास्ट वाली जो है ये बिहेवियर को आपके डायरेक्ट कर रही है, नॉर्मेटिव रेगुलेशंस ऑफ द बिहेवियर, कि ये किसी इंडिविजुअल पे ही मतलब इंडिविजुअल अपने तरीके से लेगा उसको और वो उसके बिहेवियर में इनकॉर्पोरेट होंगे. मेक अ लिस्ट ऑफ phrases you have heard containing the word culture. Ask your friend and family what they mean by culture. तो सिंपल सी एक एक्टिविटी है, जैसे कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हो, उनसे जस्ट बात करो कि आपके अकॉर्डिंग कल्चर क्या है. जैसे नॉर्मल आजकल काफी इंटरव्यू वाला सीन चल रहा है कि भाई कोई रिपोर्टर जिस किसी ने मास फॉर्म किया है तो अपना यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं एंड दे आर ओपन फॉर द डिस्कशन विद द डिफरेंट इंडिविजुअल मार्केट में जाके या ऐसे बात करके, because people are not relying on the mainline media, but on the other side the different channels who are active in the market, so people are relying on that as well. Okay, so that is why this is like the definition here कि आप अपने आसपास लोगों से बात करो. so ये activities हैं, I think ये activity sorry throat is not well today, ठंडी भी बहुत ज़्यादा है. so dimension of culture, 3 dimensions of culture have been distinguished. So सबसे पहले cognitive का मतलब यहाँ पे हुआ कि सपोज करो कि आपका जो भी सिक्स सेंस है वो खुद से ऑटोमेटिकली कैसे काम कर रहा है. दिस रेफर्स टू हाउ वी लर्न टू प्रोसेस व्हाट वी हियर और सी. क्योंकि आपने देखा होगा, एक आपने पेडागोगी में कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ी होगी. कॉग्निटिव थ्योरी में जो होता है ना, डॉग पे एक्सपेरिमेंट करता है, सो उसमें कि हाँ घंटी बजती है, सो सैलाइवेशन हो जाता है डॉग को कि भाई आप मुझे हड्डी मिलेगी खाने को. तो वही चीज होती है कॉग्निटिव, मतलब आप जो देख रहे हो, आप जो सुन रहे हो, वो प्रोसेस पे वर्क होता है और उसके बाद आप चीजें समझते हो, करते हो और इनकॉर्पोरेट भी कर लेते हो अपनी लाइफ में. सो एज टू गिव इन मीनिंग, आइडेंटिफाई द रिंग ऑफ अ सेल फोन और आर रिकॉग्नाइजिंग द कार्टून ऑफ अ पॉलिटिशियन. तो आप इजीली समझ जाते हो कि आसपास आपके चल रहा है और कोई कार्टून देखा आपने, ओ ये तो राहुल गांधी का है, ये नरेंद्र मोदी का है, या फिर ये योगी आदित्यनाथ का है, स्मृति ईरानी का है, या ये मतलब बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, सबका नाम तो नहीं ले सकते, बट इट इज जस्ट कि आप कोई कार्टून देखा आपने और आप आइडेंटिफाई कर. नॉर्मेटिव का मतलब हुआ दिस रेफर्स टू द रूल ऑफ कंडक्ट, नॉट ओपनिंग अदर पीपल्स लेटर, परफॉर्मिंग रिचुअल्स एट डेथ. क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी मतलब ऐसे किसी के सामने नहीं, बट आप जैसे कि किसी की डेथ पे जो भी रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हो आप, ये एक बेसिक रिचुअल है. आप कोई तुम्हें बताने नहीं आएगा या कोई कहने नहीं आएगा, कोई ओपन लेटर नहीं लिखेगा, कोई नहीं कहेगा कि आपको ये करना है, बट दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, दिस इज अ बेसिक थिंग विच एवरीबडी डज इफ दिस काइंड ऑफ हैपनिंग किसी की फैमिली में हो जाती है. मटीरियल थिंग या मटीरियल मेथड जो स्टेप है इसका, दिस इज इंक्लूडिंग नॉर्मेटिव. इसके अलावा मटीरियल, दिस इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी मेड पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ मटीरियल. मटीरियल्स ऑल्सो इंक्लूड टूल्स और मशीन्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटरनेट में आजकल चैटिंग करते हो आप, यूजिंग राइस फ्लोर पेस्ट टू डिजाइन कॉलम ऑन फ्लोर्स. जैसे बहुत सारे मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पे मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज फ्रॉम ओडिशा एंड शी जब भी वो पूजा होती है तो जैसे वो बनाते हैं रंगोली टाइप का, चावल को अच्छे से पीस के और आप फ्लोर पे इसका डिजाइन बनाते हो. तो ये जो है
आप टूल्स को यूज कर रहे हो अपने कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए। नॉर्मेटिव का मतलब यहाँ पे हुआ कि आपको कोई बता नहीं रहा, बट वो रिचुअल्स आप फॉलो कर रहे हो, ये कंडक्ट है, या आप कह सकते हो कि ये रिवाज है। कंडक्ट मीन्स लाइक यहाँ पे ये रिवाज होता है कि आपको फॉलो करना ही है। अब जैसे रिवाज है कि शादी में आपको जैसे फीमेल्स लाल जोड़ा पहनती हैं, या वो जो भी 16 श्रृंगार करते हैं, तो वो रिवाज है, कंडक्ट है वो। तो उसमें कोई टूल्स का मतलब नहीं है, बट इट इज लाइक कि वो आपको करना ही है। ऑन द अदर साइड जैसे मटेरियल थिंग में कि आप चैटिंग करें तो आपको इंटरनेट चाहिए, आप यहाँ पे राइस से जो भी रंगोली बना रहे हो तो राइस चाहिए, तभी आप अपना कल्चर प्रोफेस कर पा रहे हो। सो दीज आर द थ्री डायमेंशंस. It may have occurred to you that our understanding of material culture, especially art, is complete without knowledge acquiring from the cognitive or normative areas. Because आपको अगर नहीं पता होगा कि कौन सा कल्चर कहाँ से, थोड़ा बहुत आइडिया होगा तब आप अंदाजा लगा पाओगे. It may have occurred to you that our understanding of material culture, especially art, is incomplete without knowledge acquired from the cognitive and normative areas. क्योंकि cognitive में क्या है कि आपकी फैमिली में आपको क्या बताया जा रहा है, क्या आपने अपने परिवार से लिया, क्या सोसाइटी से आप समझ रहे हो, तब आपको कॉग्निटिव जो कल्चर या कॉग्निटिव नॉलेज आपकी होगी उससे आप समझ पाओगे, नॉर्मेटिव जो एरियाज होंगे. It is true that our developing understanding of the social process would draw on all these areas, but we might find that in a community where few have acquired the cognitive skill of literacy, it in fact become the norm of private letters to be read out by a third party. But as we see below, the focus on each of these areas separately provides many important insights. तो ये चीजें आपको पता चलेंगी कि ये चीजें जब भी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, एक सोशल प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे डेवलप होता है. अब 4-5 साल की एज में आपको पूरे कल्चर नहीं पता चल जाएंगे, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, यंग एज में भी नहीं पता चलता, जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपकी शादी होती है, वो रिचुअल पता चलते हैं, उसके बाद आपके जो बेबी होगा उसके रिचुअल्स आपको पता चलेंगे. तो धीरे धीरे वही एक प्रोसेस है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती चली जाती है. एंड few have acquired the cognitive skill of literacy. It is in fact become the norm of the private letter to read out by a third party. तो एक होता है कि ये जो नॉर्म है कि आप मतलब थर्ड पार्टी आपको ये चीजें बता रही हो और आप इजीली उसको एक्वायर कर रहे हो और आप उसको फॉलो भी कर रहे हो. बट एज वी सी बिलो, फोकस ऑन ईच ऑफ दीज एरिया सेपरेटली प्रोवाइड्स मैनी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स. कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर. अब हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर के बारे में डिटेल में बात करते हैं जो कि इस चैप्टर में दिया हुआ है. द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ one's own culture are harder to concise than its material aspects, which are tangible or visible or audible. क्योंकि अब सिंपल सी बात है कि देखो हर चीज या आपको अपने खुद के कल्चर का बहुत बार ऐसी चीजें नहीं पता होती है, ठीक है. अब चाहे वो चीज होगी कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करो, विल इट बी टेंजिबल मतलब कि दिखाई देंगी, विजिबल है कि नहीं है, या फिर ऑडिबल है या नहीं है. एंड इट्स नॉर्मेटिव एस्पेक्ट विच आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, या किसी ने आपको बताया हो या फिर पहले से आपने सुना हो कि ये ऐसा होता है, तो दैट इज लाइक नॉर्मेटिव एस्पेक्ट विच आर एक्सट्रीमली स्टेटेड, यानी कि ये पहले से लिखा गया नहीं कहेंगे बट ऐसा होता है. तो ये कॉग्निटिव रेफर्स टू अंडरस्टैंड हाउ वी मेक सेंस ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन कमिंग टू अस फ्रॉम आवर एनवायरमेंट. कॉग्निटिव का मतलब है कि अब आपने देखा होगा कि किसी की शादी में जा रहे हो तो आप ऐसे काला पीला काला या सफेद टाइप के कपड़े नहीं पहनते, मना किया जाता है. जैसे मम्मी भी बोलती है कि अब तो खैर चेंज हो गई है चीजें, बट स्टिल बोला जाता है कि किसी के शुभ फंक्शन में या फिर किसी के रिचुअल्स जो कि बहुत ही auspicious हैं, you can't go in black or white colored dresses. In literate societies, ideas are transcribed in books and documents and preserved in libraries, institutions or archives. जो कि आपने देखा होगा कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो तो चलो एक बार को ठीक है कि आपने अपने जो भी आइडियाज या ये सारी चीजें हैं वो लाइब्रेरीज में, इंस्टीट्यूशंस में, आर्काइव्स जो होती हैं मतलब पत्रियां या बोल सकते हो आप उस टाइप के जो डॉक्यूमेंट कर सकते हो, बुक्स में कर सकते हैं. बट इन नॉन लिटरेट सोसाइटीज, legends or lores in is committed to memory and transmitted
ओरली, जैसे आपने बताया होगा ना, जैसे दादी के पास बैठते हैं या नानी के पास बैठते थे तो वो स्टोरी सुनाती है, दादा दादी भी दादाजी सुना रहे हैं, नाना जी सुना रहे हैं, तो वो स्टोरी सुनाते थे। उसी टाइप से आपने देखा होगा कि जब ये सोशियोलॉजिस्ट थे तो ये अपने जो भी जो फॉलोअर्स थे तो फॉलोअर्स को जो ओरल में समझाते थे, क्योंकि अगर जिसको राइटिंग नहीं करता था तो ये है कि ठीक है वो तो चलो एक बात आप समझ सकते हो कि वो तो पढ़े लिखे थे, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते थे उनको इतना पढ़ना लिखना नहीं आता। अब जैसे आपने मीराबाई को सुना होगा, कबीरदास, रवि और जो है संत कबीर, रविदास जी और मीराबाई की जो भी जो पंक्तियां वगैरह हम पढ़ते हैं तो हमें तो नहीं पता ना कि वो मतलब लिखी किसने है, किस टाइप से। कुछ लोग उसमें से पढ़े लिखे थे, कुछ लोग नहीं थे। तो ये चीजें होती हैं कि वो एक मोरल ओरली समझाया जाता है, सुनाया जाता है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो जो भी आपके डॉगमास है, जो भी सिद्धांत है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रैवल करते हैं। सो देयर आर स्पेशलाइज्ड practitioners of oral tradition who are trained to remember and narrate during ritual or festival occasion। तो उसी तरीके से बोला जाता था कि कोई भी फेस्टिवल है, अब आपने देखा होगा कि चलो एक नॉर्मल से एग्जांपल लेती हूँ कि दिवाली पे जो पूजा होती है तो उसमें बोला जाता है कि कहीं पे हलवा वगैरह बनाया जाता है स्पेशली कि लक्ष्मी पूजा के लिए। कहीं पे होता है कि हाँ आपको जो चावल और मतलब हमारे जैसे कि चावल और जो उड़द होते हैं, ब्लैक जो ग्राम होता है, उड़द को बना के और उसकी पूजा करी जाती है। फिर शाम को मिठाई वगैरह चढ़ाई जाती है, कहीं कहीं पे चांदी सोना इस टाइप की चीजों की पूजा करी जाती है। तो ये रिचुअल्स होती हैं, नरेट किए जाते हैं बड़े लोगों के द्वारा, फिर जो भी न्यू जनरेशन होती है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो सास होती है वो अपनी बहू को जो भी रिचुअल्स होते हैं वो बताते हैं, तो वो फिर उसके बाद जो बहू होगी जब वो बूढ़ी हो जाएंगी वो अपनी बहू को बताएंगी। तो ये रिचुअल ट्रैवल करते रहते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। या फिर जो भी बहुत महान व्यक्ति होते हैं तो वो अपने फॉलोअर्स को बताते हैं। जैसे बुद्धिज्म को आपने देखा होगा, जैनिज्म में भी ये चीज देखी होगी, उसके अलावा अदर जो भी चाहे हिंदुइज्म में देखो, मुस्लिम्स में देखो, तो ये सारी चीजें जो भी प्रॉफिट थे उन्होंने भी जो भी वर्ड्स बोले होंगे तो वो एक जो जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं। सो लेट अस थिंक अबाउट हाउ राइटिंग्स में अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ आर्ट। क्योंकि अब ये चीजें देखूंगी कि ये कंजम्पशन कैसे हो रहा है, आपको कैसे पता चल रहा है। सो इट इज इन्फ्लुएंशियल बुक ओरेलिटी एंड लिटरेसी। Walter Ong cites a study of 1971 and that states that only 78 of the approximate 3,000 existing languages possess literature, जिसमें से कि 3,000 में से ओनली 78 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि लिटरेचर एग्जिस्ट करता है अभी। सोचो 3,000 लैंग्वेजेस होंगी और हमें 3,000 लैंग्वेजेस भी हमें पता होती, तो सोचो कि कितना ज्यादा लिटरेरी जो सोर्स होता वो कितना वाइड हो जाता। तो यही चीज है कि सारी चीजें लिटरेचर मतलब रिटन फॉर्म में तो एक जगह से दूसरी जगह कन्वे हो जाती है, बट आप ये कैसे कन्वे करोगे जो कि रिटन नहीं है या जो आपके सामने नहीं है। सो दैट इज व्हाई ही हैज मेंशन एंड ही हैज गिवन, दैट इज वॉल्टर ने जो भी अपना थ्योरी वगैरह जो भी बताया है डेफिनेशन भी। सो वंस होंगे बोल सकते हो। Ong suggested that material that is not written down has certain specific characteristics. There is a lot of repetition of words to make it simpler to remember. The audience of an oral performance is likely to be more receptive and involved than would be reader of written text from an unfamiliar culture. Texts become moral elaborate when they are written. बिकॉज ये जो मोरल एलेबोरेशन है, अब आपने देखा होगा कि जो भी आपके टीचर है जो चीजें आपको ओरली बता रहे हैं उसका इफेक्ट आपके दिमाग में ज्यादा होता है जो कि चीजें आप पढ़ रहे हो, क्योंकि वो इमोशंस किस तरीके से उस टाइम पे शो कर रहे हैं जो बोलते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप कोई चीज को ऑडिबल फॉर्म में या मतलब एक विजुअल फॉर्म में सुनते हो उसकी बात अलग होती है, और जब आप टेक्स्ट सुनते हो तो उसकी बात अलग होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपको पिक्चर जल्दी मूवीज जो होती है वो याद रहती है, बट आप जो बुक में पढ़ते हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो या चाहे कुछ भी वैसा हो तो वो चीजें आपको नहीं समझ आती।
क्योंकि वो एक प्लेन लैंग्वेज, जो नॉर्मल स्टडी वाली बुक्स होती है वो एक प्लेन लैंग्वेज में लिखी होती है, बट ऑन द अदर साइड व्हेन यू विल रीड नॉवेल्स तो आप उसमें खो जाते हो, उसकी जो भी इमोशंस थे, जो उतार चढ़ाव उसमें लिखे जाते हैं, तो वो एक अलग फॉर्म में लिखे जाते हैं जिससे आप कनेक्ट करते हो। सो दिस इज इन द सेम वे कि जो ओरल परफॉर्मिंग होती है, जो रिसेप्टिव होते हैं, जो भी फॉलोअर्स होते हैं, जब वो किसी संत महात्मा को सुनते हैं तो ये चीजें अपनी मतलब फॉलोअर्स उसको बहुत अपने मन में उतार लेते हैं। ऑन द अदर साइड जो कि अनफैमिलियर टेक्स्ट है आपका या अनरिटन है, जिसे आपने पहले कभी सुना नहीं, कुछ देखा नहीं, बट आप फर्स्ट टाइम उसको पढ़ रहे हो, तो उसके जो भी इलेबोरेट करने का जो वो है, वो मतलब मोर, आप टेक्स्ट में मोर इलेबोरेटिव तरीके से तो समझा सकते हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट कैसा हो रहा है दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल ऑल्सो। इन सोसाइटीज like our historically literacy has been made available only to the more privileged. Sociological studies are of, I mean ये सिंपल सी बात मैं बताती हूँ, ये वाला जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट, let me explain it once again. So societies like ours, historically literacy has been made available only to the more privileged सेक्शन, जो कि पढ़े लिखे हैं। आप सोचो कि अब इंग्लिश की इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज में है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश नहीं जानते बट वो बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब जरूरी तो नहीं है ना कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन अब उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो उन जो भी उन सारे जो लिटरेरी सोर्सेस थे उन अच्छी बुक से वंचित हो जाती है। तो एक लिटरेरी सोर्स जो लिटरेसी वाला जो सेक्शन होगा वो प्रिविलेज्ड होता है, मतलब जिसको 2 या उससे ज्यादा लैंग्वेज हो, या फिर अगर आप कंपेयर कर रहे हो कि लिटरेट से कि लिटरेट का, तो उन दोनों में कि पढ़ा लिखा और बिना पढ़े लिखे में यही अंतर हुआ कि पढ़ा लिखा जो होगा प्रिविलेज्ड होगा इन कंपैरेटिव टू जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो यही चीज इसका कॉन्टेक्स्ट है। सोशियोलॉजिकल स्टडीज आर ऑफन कंसर्न्ड विद इन्वेस्टिगेटिंग हाउ लिटरेसी कैन बी मेड रेलेवेंट टू लाइव्स ऑफ पीपल who familiar from never gone to school. So sociological studies are often concerned with the investigation how literacy can be made relevant to the lives of people. अब मैं बताती हूँ, सिंपल सी फॉर्म में बोला गया है ये कि सपोज कोई स्कूल नहीं गया, ठीक है, वो चीज सोशियोलॉजी या उसकी इन्वेस्टिगेशन कितना कंसर्न है या कितना इम्पैक्ट उस पर डाल रही है, कि मतलब उसके लिए रेलेवेंट है कि नहीं है, या लिटरेसी कैन बी मेड रेलेवेंट टू द लाइव्स ऑफ पीपल हु फैमिलियर हैव नॉट नेवर गॉन टू स्कूल। जो कि कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, उस पे सोशियोलॉजिकल स्टडीज का या उसकी कंसर्न का इन्वेस्टिगेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दिस कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज लाइक अ वेजिटेबल seller who asked why he need to know the alphabet when he could mentally calculate what his customers owed him. So this can lead to unexpected response. ठीक है, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स हुआ, लाइक ए वेजिटेबल सेलर है, आपका मतलब ये है कि एक सब्जी बेचने वाला है, who need to know the alphabet when he could mentally calculate what his customers owed him. एक मतलब ये है कि उसके कस्टमर ने मतलब क्या मांगा, वेजिटेबल वाला ही बता देगा क्या मांग रहा है, वो उससे दे देगा, बट ये कुछ अनएक्सपेक्टेड, इट डिपेंड्स ऑन द अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स ऑल्सो। जैसे वेजिटेबल सेलर ने आपसे आम बोला, अब उसकी लैंग्वेज या तो लैंग्वेज सेम है, जैसे कि सेम लैंग्वेज में तो उसको समझ आ जाए, बट लैंग्वेज अगर डिफरेंट है तो फिर मुश्किल हो जाता है ना। तो ये चीज हुई कि मेंटली कैलकुलेट करता है, अगर उसकी सेम लैंग्वेज है कि वो उन अल्फाबेट्स को जानता है या नहीं जानता, so it depends on the individual. I think समझ आ रहा होगा। So contemporary world allows us to rely for more on written, audio and visual records. Yet students of Indian classical music are still discouraged from writing down what they learned rather than carrying it in their memory. We still do not know enough about the impact of the electronic media of multiple channels of instant accessing or surfing. Do you think these new form impact our attention span and cognitive culture? तो सिंपल सी बात बोली गई है कि जैसे पहले तो ये होता था कि क्योंकि हमेशा से बोला जाता है कि बुक को बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है किसी भी चीज के लिए, मतलब आप पढ़ रहे हो, जैसे अब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लक्ष्मीकांत बुक है, तो उसको एक मतलब एक क्वालिटी के लिए एक बाइबल जैसा माना जाता है कि मतलब लक्ष्मीकांत पढ़नी है,
ठीक है, मेंस के लिए आप एक दो बुक और पढ़ सकते हो, बट प्री के लिए तो लक्ष्मीकांत पढ़नी ही पढ़नी है। स्पेक्ट्रम जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये एक बाइबल की तरह हो गया ऑन द अदर साइड, और ये ऑथेंटिक भी ऑन द अदर साइड। इसमें एक्सप्लेन किया गया कि जो इंडियन क्लासिकल जो लर्नर्स हैं उनके लिए कुछ भी ऐसा मतलब डिस्करेज चीजें हैं कि रिटर्न में कुछ बहुत ल्यूक्रेटिव नहीं है। ऑन द अदर साइड अभी इस चीज के बारे में भी बात हो रहा है, जैसे कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है बहुत ज्यादा चलन हो गया है, इतने सारे चैनल्स बन रहे हैं यूट्यूब पे, नेट सर्फिंग कर रहे हैं, इंस्टेंट जो भी एक्सेस है हर चीज के लिए। आप भी कोई भी यूट्यूब में टॉपिक डालते हो, जैसे सेल्फ स्टडी के लिए आई डिड सेल्फ स्टडी एंड माई मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन इज बेस्ड ऑन यूट्यूब एंड ऑन गूगल। जो भी मुझे चीजें नहीं समझ आती तो मैं गूगल में डालती हूँ, उसमें मुझे उसका मीनिंग पता चल जाता है एंड देन आई नोट इट डाउन। तो ये चीजें आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, आप उसको जो है उसका इम्पैक्ट देख रहे हो। तो वही चीज के बारे में बात करी गई है कि उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके कल्चर पे, आपका कॉग्निटिव कल्चर डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा। बट मेरे हिसाब से आई थिंक इट इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहाँ पे बहुत सारे दूर दराज के जो भी गांव वगैरह के लोग होते थे और जो बच्चे होते थे वो तैयारी नहीं कर पाते थे, बट नाउ टीचर इज सिटिंग इन एनसीआर एंड then they are teaching far flung areas students। तो ये बहुत इजी हो गया और मुझे लगता है इम्पैक्टफुल भी है। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, अब नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स में बात करते हैं। द नॉर्मेटिव डायमेंशन कंसिस्ट ऑफ फोक वेज, मोर कस्टम्स, कन्वेंशंस एंड लॉज। अब फोक वेज क्या मतलब हुआ कि ट्रेडिशनली क्या चल रहा है। अब आपने देखा होगा, आई थिंक राजस्थान में गट्टे की सब्जी को बहुत ज्यादा मतलब काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। ऑन द अदर साइड उसका जो तरीका है जो वो कन्वे होगा या वो वैसे ही बनती है, तो और लोग भी उसी को वैसे ही फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ऑन द अदर साइड मैंने बताया कि पर्टिकुलर रिलीजन में जो शादी का रिचुअल होता है वो किस तरीके से प्रोफेस करते हैं, कैसे उसको लिया जाता है। सो दीज आर कस्टम्स, कन्वेंशंस एंड लॉज जो कि वैसे ही फॉलो किए जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। दीज आर वैल्यू और रूल्स दैट गाइड सोशल बिहेवियर इन different contexts. We most often follow social norms because we are used to doing it, क्योंकि हम हमेशा से वैसा ही कर रहे हैं। रक्षाबंधन है, अब रक्षाबंधन को जैसा पहले से मनाया जा रहा है अभी भी वैसे ही मनाओगे। शादी के जो रिचुअल्स हैं आज से 50 साल पहले भी वही चल रहे थे, जब हमारे मम्मी पापा की शादी हुई होगी, दादा दादी की भी हुई होगी, अभी भी तो वो कस्टम्स हैं, वो नॉर्म्स हैं, वो हमेशा वैसे ही चलते रहेंगे। तो दीज आर नॉर्मेटिव एंड ऑल सोशल नॉर्म्स आर accompanied by sanctions and promote conformity। We have already discussed social control into chapter 2 में हम पढ़ चुके हैं कि social control क्या है। सोसाइटी का जो प्रेशर है आपके ऊपर उन नॉर्म्स को फॉलो करने का कि क्या सही है सोसाइटी के लिए, क्या गलत है, दैट इज कॉल्ड सोशल कंट्रोल। तो ये हम ऑलरेडी मैं बहुत एक डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ चैप्टर 1 से स्टार्ट करना। जो भी वीडियोस हैं 11 आई थिंक 11 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है एंड दिस इज आई थिंक ये वाला जो बुक होगी ना, मुझे लगता है कि 15 वीडियोस में ना पूरा मतलब 5 के 5 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। 3 वीडियोस ईच है और उसके अलावा मैंने 15 मिनट के लिए एक फर्स्ट चैप्टर का डाला। मुझे किसी ने कमेंट भी नहीं किया कि 15 मिनट का जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल आपको लग रहा है या डिटेल वाला जो लग रहा है ये जो लेक्चर अपलोड किया मैंने। तो प्लीज कमेंट दैट, तो मुझे ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। As a result of socialization, all social norms and are accompanied by sanctions। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। While norms are implicit rules, laws and explicit rules prior Bourdieu, French sociologist, has reminded us that when we try to understand another culture and norms, we must remember that there are certain implications। क्योंकि किसी भी नए रूल किसी भी कल्चर को या नॉर्म्स को आपको समझने से पहले उसके बहुत सारे implications होते हैं। अंडरस्टैंडिंग को समझना और उसके बाद ही आप उसको फॉलो कर सकते हो। For example, a person want to show gratitude for something he or she has been given, and he should not offer or return gift too quickly, or it seems like an attempt to get rid of a debt, not a friendly gesture। तो किसी को मतलब सपोज करो कि सिंपल सी बात कि इसमें एक नॉर्मल बात करी गई है, किसी को आपने ग्रेटिट्यूड शो किया, ठीक है, फॉर समथिंग। क्या सपोज करो आपने किसी से 50,000 रुपए दिए, तो अब उसने मांग लिया आपसे,
तो आपको जब उसे वापस करोगे, क्योंकि आपके टाइम पे उसने आपको दिया, आपको सहारा दिया, तो जब आप रिटर्न करोगे तो आप जस्ट ऐसे ही नहीं करोगे ना कि बस वापस कर दिया और एटलीस्ट एक कर्टसी भी नहीं शो करोगे, थैंक्स का एक मतलब एक होता है ना कि ग्रेटिट्यूड शो करना, अगर वो भी नहीं करोगे, जस्ट एक है कि आपने बस उधार उतार दिया एंड दैट्स इट, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको कोई बंदा आपकी जरूरत में आपके काम आ रहा है, तो आई थिंक यू शुड ऑल्सो शो योर जेस्चर, योर एम्पैथी एंड योर मतलब एक अच्छा बिहेवियर शो करना चाहिए आपको। अ लॉ इज formal sanction defined by government as a rule of principle that its citizen must follow. Law are explicit, क्योंकि लॉ में क्या होता है कि आपको ना वो लॉ मतलब ऐसा होता है कि फोर्सफुल होते हैं। एक्सप्लिसिट में यहाँ पे सिंपल सी बात आ गई कि लॉ को आपको, क्योंकि वो लिखे हुए हैं, वो आपको फॉलो करना ही है। सो दे आर एप्लीकेबल टू द होल सोसाइटी, सबको फॉलो करने हैं, आपको नहीं, आप अकेले ऐसे नहीं कि आपको फॉलो करने, बट वो सबको फॉलो करने। In the same way, and violations of the laws attracts penalties and punishment. आप किसी का मर्डर कर दिया आपने गुस्से में, तो ऑफ कोर्स आपको पेनल्टी लगेगी ना, आप ऐसा तो है नहीं कि आप चुपचाप छूट जाओगी। सो दीज आर लाइक लॉज इम्प्लीकेशंस होते हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो लॉज में और नॉर्म्स में यही अंतर होता है। If in your home children are not allowed to stay outdoor after sundown, that is a norm. It is स्पेसिफिक टू योर फैमिली, बिकॉज अगर आपको मम्मी ने बोल दिया कि भाई 6 बजे से पहले आ जाना घर में, अंधेरा होने से पहले, तो ये आपकी फैमिली का कल्चर है ना। अब ये तो भारत सरकार ने नहीं बोला ना आपको, या फिर लॉ में कहीं नहीं लिखा। बट ऑन द अदर साइड, इफ यू आर कॉटिंग स्टेलिंग गोल्ड नेकलेस या किसी का सामान चुरा लिया आपने, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपकी फैमिली का नॉर्म है? नहीं, ये आपकी फैमिली का नहीं, बट दीज आर रिटन इन द लॉज कि अगर आप कुछ भी सामान चुराओगे तो आपको उसका पनिशमेंट मिलेगा ही। या फिर कोई भी वायलेशन करते हो, रेड लाइट क्रॉस करना, उसके अलावा आपने किसी को मारपीट दिया या कुछ भी इस टाइप का, किसी की प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा दिया, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस गए, तो ये सारी चीजें जो होंगी आपको उसके लिए जेल भी हो सकती है। तो ये सारे लॉज होते हैं जो कि मतलब इट इज मेंशन बाय द गवर्नमेंट, या जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। So laws which derives from the authority of the state are the most formal definition of acceptable behavior, जो कि जो चीज मैंने आपको समझाई कि जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, वो वायलेट होते हैं तो आप सरकार से भी जाके लड़ सकते हो। ऑन द अदर साइड आप वायलेशन करते हो, वहां पे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके घुस जाते हो, वो आपके अगेंस्ट केस कर देता है, तो फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। सो लॉ शुड अप्लाई टू ऑल दोज एक्सेप्टिंग अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री से हुआ, और पर्टिकुलर स्टेट में भी कि सबके अपने अपने लॉज होते हैं, हर कंट्री के, हर देश के, तो वो चीजें आपको फॉलो करनी ही पड़ती है। लाइक लॉज नॉर्म्स आर वेरी अकॉर्डिंग टू द स्टेटस डोमिनियन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अप्लाई डोमिनेंट नॉर्म्स। और इसमें यही चीज बताई गई कि जो डोमिनेंट सेक्शन होता है आपकी सोसाइटी का, वो भी नॉर्म्स डिसाइड करता है, तो उसी को बहुत सारे लोग वही चीजें फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्म्स दैट डिड नॉट अलाउ दलित्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेसल और इवन सोर्सेज। तो ये चीज आपने देखी होगी कि पहले जो दलित्स को ना तो जो मंदिर में एंटर करने दिया जाता था, और जो भी कॉमन कुएं होते थे या फिर तालाब होते थे, नदियां होती थी, तो वहां से पानी नहीं भरने दिया जाता था। तो ये डोमिनियन जो सोसाइटी थी उसका नॉर्म था ये, और ये लोग फॉलो करते थे, या लोग इस चीज को फॉलो करके ये चीजें प्रोफेस करते थे। तो ये चीज तो नॉर्म थी, बट ऐसा कहीं रिटर्न नहीं था। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज फॉट अगेंस्ट दैट, एंड उन्होंने ये चीजें लोगों के सामने रखी, वो लड़े इस चीज के लिए, बिकॉज वो पीसीएस ऑफिसर होने के बाद भी उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। जो सर्वेंट था वहां का, चपरासी था, वो पानी नहीं देता था, और बहुत सारे जो भी इनके कोलीग्स थे दे अपोज्ड कि आप इस बर्तन से पानी नहीं ले सकते हो खुद से। तो ये चीजें होती हैं कि ये जो है वो नॉर्म्स थे, और उसके जो इसके अगेंस्ट जैसे अनटचेबिलिटी लॉ बना, तो वो लॉ बन गया कि अगर आप उसका उल्लंघन करोगे तो आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। सो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, तो उसके अगेंस्ट आप कुछ भी ऐसा करते हो, इवन आप सुसाइड करते हो, तो वो भी एक क्राइम है कि आप अगर बच जाते हो तो फिर आपको सजा होनी है, आपसे जब पूछा जाएगा भाई क्या दिक्कत है, क्यों सुसाइड वगैरह कर रहे हो। सो मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, अब इसमें क्या है कि जितने भी टूल्स वगैरह है, मैकेनिज्म, टेक्नोलॉजी, मशीन्स, बिल्डिंग्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आती है मटीरियल एस्पेक्ट्स में कल्चर की।
कि भाई अब आपके पास व्हाट्सएप है, एक दूसरे से बात कर रहे हो, ठीक है, व्हाट्सएप अगर नहीं होता तो फिर फोन नहीं करते, चैटिंग नहीं होती। उससे पहले ऑर्कुट आया था, उससे जीमेल पे लोग चैटिंग करते थे, बट नाउ इट इज वेरी वेरी convenient that you just open your WhatsApp and then you can just send the text to your near and dear ones. So the urban areas widespread use of mobile phones, music systems and cars, mobile. अब जैसे पहले क्या होता था, कार में इतना ज्यादा म्यूजिक सिस्टम का ट्रेंड नहीं था, बट नाउ इट इज थिंग्स हैज बीन चेंज्ड। आप एफएम चला सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, एलईडी स्क्रीन लगी होती है, रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, कंप्यूटर, डेली लाइफ में ये सारी चीजें यूज कर रहे हो, जो कि टेक्नोलॉजी आराम से मतलब एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट का यूज कर सकते हो, different type of mobiles are there. So that is why it is like evolving your culture. Even in rural areas, the use of transistor radios or electronic motor pumps from lifting water from below the surface for irrigation demonstration the adaptation of the technology device from increasing production. क्योंकि पहले क्या होता था कि खेती के लिए आप मतलब जो रहट देखे होंगे आपने, गाने सुन के रहट की आवाजें, तो उस टाइप के भारत मूवी में था। तो पहले क्या होता था कि हम नदी वगैरह से होता था इरिगेशन, बट अभी क्या है, ट्यूबवेल्स आ गए हैं, सोलर पंप्स आ गए हैं। लास्ट ईयर भी ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, सोलर पंप्स के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीलिम्स में, यूपीएससी में 2022 में। सो ये चीजें काफी ज्यादा चेंज हो गई हैं। सो in sums, there are two principal dimensions of culture, material and non-material, while the cognitive and normative aspects are non-material. क्योंकि कॉग्निटिव एस्पेक्ट में नॉन मटेरियल ही है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बिना किसी मीडियम के फॉलो करता है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक टाइप का डिवाइस वगैरह जरूरी नहीं होता, बट वो दिस इज लाइक फ्रॉम मैन टू मैन ट्रांसफर। बट द मटेरियल डायमेंशन इज क्रूशियल टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो रही है। आप जो है ट्रांसपोर्टेशन में पहले जहाँ पे आपको 4 दिन लगते थे, शायद आपको फ्लाइट लगे तो 4 या 5 घंटे में आप पहुंच जाते हो। ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी चेंज हो गया है। मोड ऑफ जैसे पहले टीवी देखते थे कि मतलब मूवीज आ रही है, बट आप अपना मोबाइल देखते हो, नेटफ्लिक्स में कभी भी आप मूवीज देख सकते हो। उसके अलावा देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। To integrated function of the culture, the material and non-material dimensions must work together. But when the material or technological dimensions change rapidly, the non-material aspects can lag behind in terms of value and norms. This can give rise to situation of culture lag when the non-material dimensions are unable to match the advance of the technology. कल्चर, अब ये चीज तो खत्म होगी कि भाई अब नॉन मटेरियल और मटेरियल का डिफरेंस भी आप आराम से समझ सकते हो। इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, और ये जो है डायमेंशंस आर अनेबल टू मैच द एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो ये सारे जितने भी उसके एडवांटेजेस हैं टेक्नोलॉजी के, वो मैच नहीं कर पा रहे। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं कि आप कौन सा वो मीडियम यूज कर रहे हो। बट दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट डायमेंशंस और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, मटीरियल, नॉर्मेटिव एंड कॉग्निटिव। ठीक है, आप कल्चर एंड आइडेंटिटी की बात करते हैं। कल्चर आइडेंटिटी आई थिंक थोड़ा सा ये हम एक काम करते हैं, ये वाला टॉपिक थोड़ा डिफरेंट भी है, तो एक काम करते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं इसको। और आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, 3 पार्ट्स हो जाएंगे, बिकॉज चैप्टर इज लेंथी एंड 11th क्लास की एनसीईआरटी है, तो टाइम लगता है इसमें। ठीक है, और मैं काफी ज्यादा एलेबोरेटिव मैनर में समझा भी रही हूँ, तो इसीलिए टाइम टेकिंग है ये। यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट प्ले इट ऑन द डबल स्पीड। टाइम बचाने के लिए आप डबल स्पीड में देखो, एक बार समझ में आया तो 2 बार देखो, जिससे कि आप ये 50 मिनट्स में 2 बार इसको देख सकते हो। फिर टाइम भी बच जाएगा, आपको चीजें भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एंड इसीलिए मैं कोई पीपीटी स्लाइड से नहीं पढ़ा रही हूँ, बिकॉज दीज आर कि आपको अलग से एनसीईआरटी खोल के बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 2-3 बार इसको देख लोगे तो आपको, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू गाइज। सो प्लीज टेक केयर, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।